जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है या तुझको मर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, मैंने आरबीआई जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट करा दिया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम को लेकर के। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास का दोस्तों जो टॉपिक रहेगा वो दोस्तों रहेगा राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय में दोस्तों जो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वो दोस्तों करेंगे जीडीपी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले जो समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों वो करेंगे क्या, जीडीपी। और जीडीपी का दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ये दोस्तों इसका क्या है, फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, ये दोस्तों हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं जीडीपी को। और दोस्तों इसी को आज हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों जो मुद्दा उठता है कि जीडीपी कहते किसे हैं, तो दोस्तों जीडीपी की बात करें तो किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में और उसकी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उसकी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम लोग क्या, जीडीपी कहते हैं। तो इसी की परिभाषा को दोस्तों पहले हम लोग लिखते हैं और फिर एक एक पॉइंट दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी क्या है। तो दोस्तों इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा, सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य, अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम लोग इस परिभाषा को अच्छे से समझने का दोस्तों क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जरा देख लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा दोस्तों वर्डिंग लिखी हुई है, और घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा का, एक वर्ष के अंदर जो भी दोस्तों उत्पादन होता है, वो चाहे वस्तुओं का हो, सेवा का हो, और उसी दोस्तों से उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है आपका क्या, जीडीपी कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर मुद्दा ये उठा, ये जरा देखिएगा घरेलू सीमा क्या है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं और समझने का दोस्तों प्रयास करेंगे घरेलू सीमा किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस घरेलू सीमा की अगर हम लोग बात करें, घरेलू सीमा, तो इस घरेलू सीमा में दोस्तों क्या क्या चीजें आती हैं, तो जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इस घरेलू सीमा में दोस्तों हम लोग बात करें तो पहला दोस्तों आएगी देश की भौगोलिक सीमा, देश की भौगोलिक सीमा, ठीक है दोस्तों, देश की कैसी सीमा आएगी, भौगोलिक सीमा आएगी घरेलू सीमा में के अंतर्गत। एक तो दोस्तों इस पर बात करेंगे। फिर दोस्तों आएगी देश की समुद्री सीमा, ठीक है दोस्तों, देश की समुद्री सीमा, समुद्री सीमा, ठीक है दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे देश की समुद्री सीमा को लेकर। और दोस्तों घरेलू सीमा में आएगी विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों, ठीक है, विदेशों में स्थित दूतावास, विदेशों में स्थित दूतावास, ठीक है दोस्तों, एक तो ये घरेलू सीमा में आएगा। और दोस्तों बात करें तो विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, विदेशों में स्थित, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, स्थित सैन्य अड्डे, सैन्य अड्डे, ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, घरेलू सीमा। तो घरेलू सीमा में दोस्तों हम लोग बात करें तो आपने क्या देखा, एक तो देश की भौगोलिक सीमा आएगी, और एक देश की समुद्री सीमा आएगी, और एक देश की दोस्तों विदेशों में स्थित दूतावास, और एक दोस्तों आएगा विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे। अब दोस्तों हम लोग ये एक एक सीमा को दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा दोस्तों देखिएगा, मैं कुछ ये दोस्तों भारत का मैप बनाता हूं यहाँ पर इस तरीके से, और दोस्तों इसे समझने का प्रयास करता हूं मैप के थ्रू, ठीक है दोस्तों, कि घरेलू सीमा है, भौगोलिक सीमा क्या है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करें देश की भौगोलिक सीमा। तो दोस्तों आपको पता है अगर ये आपका भारत है, ठीक है दोस्तों, अगर ये भारत है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या रहेगा, ये मान लेते देश हमारा पाकिस्तान है दोस्तों, और ये देश हमारा कौन सा है, चीन है। तो आप दोस्तों बताएं, जब हम लोग भारत से इधर जाएंगे और जैसे इस देश में प्रवेश करेंगे पाकिस्तान में, तो दोस्तों किस देश की भौगोलिक सीमा शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान की शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे हम लोग पाकिस्तान से इधर आएंगे और अपने देश में प्रवेश करेंगे, तो दोस्तों किस देश की सीमा शुरू हो जाएगी, प्यारे से भारत देश की दोस्तों सीमा शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम लोग भारत से चीन जाएंगे और चीन की सीमा में प्रवेश करेंगे, तो दोस्तों चीन देश की भौगोलिक सीमा शुरू हो जाएगी। और चीन से जैसे ही हम लोग भारत में आएंगे, तो भारत की दोस्तों क्या, भौगोलिक सीमा शुरू हो जाएगी। तो पहला दोस्तों ये पॉइंट लिखा था घरेलू सीमा में देश की भौगोलिक सीमा। तो देश की भौगोलिक सीमा का दोस्तों ये मतलब रहा, मतलब यहां तक हमारी पाकिस्तान की सीमा है, और इसके इधर भारत की सीमा है, इधर तक चीन की सीमा है, और इधर देश के अपने देश भारत की भौगोलिक सीमा है। तो दोस्तों पहला आपका पॉइंट यही था कि देश की भौगोलिक सीमा किसे कहते हैं। तो आप समझ सकते हो देश की भौगोलिक सीमा किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है देश की समुद्री सीमा। तो दोस्तों समुद्री सीमा में बात करें तो ये आपका भारत का जो नीचे का हिस्सा है, ये दोस्तों तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और दोस्तों देश की जो समुद्री सीमा है, इस सीमा की दोस्तों हम लोग बात करें तो ये दोस्तों देश की समुद्री सीमा कहाँ तक है, 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल की दूरी जो रहेगी वो दोस्तों देश की समुद्री सीमा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ देश की समुद्री सीमा। तो 200 नॉटिकल मील की दूरी दोनों तरफ दोस्तों, इधर से भी
वो दोस्तों किस सीमा के अंतर्गत आएगी? समुद्री सीमा के अंतर्गत, समुद्री सीमा के अंतर्गत। और दोस्तों अगर इस सीमा में कोई भी उत्पादन किया जाएगा या कोई भी जलयान चलेगा या कोई भी मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ेगा या 200 नॉटिकल मील की सीमा में जो भी दोस्तों उत्पादन किया जाएगा उसको दोस्तों जीडीपी में शामिल करेंगे या घरेलू सीमा में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देश की समुद्री सीमा दोस्तों कितनी है? 200 नॉटिकल मील। मान लेते दोस्तों यहां से जलयान चला केरल से, तो केरल से दोस्तों कोई जलयान चला और दोस्तों इसे केरल से जलयान चला और इसे दोस्तों तमिलनाडु पहुंचना है। तो आप बताएं जब ये दोस्तों केरल से जलयान चलेगा ऐसे ऐसे और तमिलनाडु दोस्तों जाना है, तो आप बताएं इस दोस्तों जलयान में जो भी लोग होंगे या जो भी लोग बैठे होंगे, जब इन्होंने टिकट लिया होगा तो इनको दोस्तों उसी टाइम फिक्स कर दिया हो गया कि इनको क्या क्या सेवाएं देनी है, क्या क्या इनको देना, खाना देना कि पानी देना कि नहीं देना है। तो आप बताइए ये जो फिक्स किया गया ये अपनी घरेलू सीमा में फिक्स हुआ ना दोस्तों। इस कारण से जो 200 नॉटिकल मील की सीमा जो रहेगी उस सीमा में जो भी उत्पादन किया जाएगा वो सभी के सभी दोस्तों घरेलू सीमा में आएगा, घरेलू सीमा में आएगा। तो देश की समुद्री सीमा जो 200 नॉटिकल मील है और इस 200 नॉटिकल मील की दूरी में जो भी दोस्तों उत्पादन या जलयान, कोई मछुआरा मछली पकड़ेगा, कुछ भी कार्य किया जाएगा उसको घरेलू सीमा में शामिल करेंगे या जीडीपी में शामिल करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा कि देश की समुद्री सीमा कितनी? तो 200 नॉटिकल मील। यहां से दोस्तों इस तरीके से 200 नॉटिकल मील और इस सीमा में जो भी काम किया जाएगा वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा, घरेलू सीमा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, विदेशों में स्थित दूतावास। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, आप लोगों ने दोस्तों नाम सुने होंगे, अमेरिका का दूतावास भारत में स्थित होता है, भारत का दूतावास अमेरिका में स्थित होता है, चीन का दूतावास भारत में है और भारत का दूतावास चीन में है। अब ये क्यों रखे जाते हैं? भारत का दूतावास अमेरिका में दोस्तों क्यों है? ताकि वो अमेरिका के ऊपर नजर रख सके कि वो देश हमारे देश के खिलाफ कोई रणनीतिक चाल तो नहीं बना रहा, कुछ ऐसा युद्ध की घोषणा तो नहीं कर रहा है। इस कारण से दोस्तों अदर देशों में दूतावास रखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब भारत का दूतावास कहीं चीन में जाएगा तो अपने यहाँ दोस्तों एक एग्जाम कराया जाता है और उस एग्जाम में जो भी पास हो जाएगा उसको दोस्तों भारत से भेजा जाता है चीन का दूतावास बना के। और जब भारत से दोस्तों भेजा जाएगा और वो दूतावास भारत से है और भारत की घरेलू सीमा में है, तो घरेलू सीमा में है तो उसे पहले ही दोस्तों फिक्स कर दिया जाएगा कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या क्या और इनसे कार्य कराए जाएंगे। वो दोस्तों अलग बात है कि भारत का दूतावास चाइना में गया, लेकिन अपनी घरेलू सीमा में दोस्तों ये था और यहीं पर फिक्स कर दिया जाएगा इसको कितनी क्या सैलरी दी जाएगी। इसलिए विदेशों में जो स्थित दूतावास होते हैं वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं और इनको दोस्तों जीडीपी में शामिल किया जाता है, जीडीपी में शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ पाए दोस्तों। तो विदेशों में जितने भी दूतावास दोस्तों अपने देश के द्वारा स्थित किए जाते हैं तो उनको अपने देश के द्वारा ही दोस्तों सैलरी दी जाती है, अपनी देश की घरेलू सीमा के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। इसलिए दूतावास को दोस्तों घरेलू सीमा के अंतर्गत रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार चौथा दोस्तों जो पॉइंट है, विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे। तो अपने देश के दोस्तों जितने भी सैनिक हैं, अगर उन सभी सैनिकों का कहीं विदेशों में कोई सैन्य अड्डा स्थित है तो दोस्तों उसे भी घरेलू सीमा में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वहां पर सैनिक अड्डे विदेशों में बनाया जाएगा तो उसमें जो भी सुविधाएं होंगी, जो भी कर्मचारी होंगे, उनको कितना क्या पैसा देना नहीं देना, वो दोस्तों सब फिक्स अपनी घरेलू सीमा के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से विदेशों में स्थित जो सैन्य अड्डे हैं उनको भी घरेलू सीमा में रखते हैं, घरेलू सीमा में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो वर्ड था घरेलू सीमा किसे कहते हैं, तो इस घरेलू सीमा में देश की भौगोलिक सीमा आती है, देश की समुद्री सीमा कितनी 200 नॉटिकल मील की दूरी पर, और इस दूरी में जो भी दोस्तों उत्पादन किया जाएगा, मछली पालन कुछ भी कार्य किया जाएगा, वो सभी के सभी घरेलू सीमा में आएगा। और विदेशों में स्थित दूतावास, तो जितने भी अपने देश के द्वारा विदेशों में दूतावास भेजे जाते हैं उनको भी दोस्तों अपनी घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि
क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों आप जैसे एक जनरल का दोस्तों टिकट लो बस में और एक एसी बस का दोस्तों टिकट लो, तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि रोडवेज बस है दोस्तों नॉन एसी, तो उसमें कोई सुविधा नहीं, और जब एसी का लोगे तो बढ़िया आपको तकिया कंबल सब मिलेगा ना। लेकिन वो डिसाइड कहाँ हुआ? अपनी घरेलू सीमा में जहां आपने टिकट लिया था। इस कारण से दोस्तों विदेशों में स्थित भारत के द्वारा दूतावास भेजे जाते हैं, लेकिन डिसाइड पहले ही कर दिया जाता है इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। और विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे और जितने भी दोस्तों विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे हैं, इनको भी घरेलू सीमा में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग और भी चीजों को लेकर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर अभी तक आप लोगों ने घरेलू सीमा देखा, लेकिन दोस्तों अब देखिए हेडिंग पड़ी है एक वित्तीय वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वर्ष देख लेते हैं। तो वर्ष की बात करें तो दोस्तों वर्ष दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों आपका होता है कैलेंडर वर्ष, और एक दोस्तों आपका होता है वित्तीय वर्ष, और यही लिखा हुआ दोस्तों वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में। तो दो वर्ष की बात करें तो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मिलेगा कैलेंडर वर्ष और एक वित्तीय वर्ष। और दोस्तों इसकी परिभाषा में लिखा है एक वित्तीय वर्ष। तो क्या होता है? कैलेंडर वर्ष की बात करें तो दोस्तों ये आपका शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर वर्ष दोस्तों रहता है। और वित्तीय वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये आपका 1 अप्रैल से 1 मार्च तक रहता है, 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों समझ गए ना, एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल से 1 मार्च तक। ठीक है ना, इसमें दोस्तों जोड़ा जाएगा वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ नहीं हुआ, ठीक, उन सभी चीजों को दोस्तों जोड़ा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां पर जो हेडिंग पड़ी हुई है एक वित्तीय वर्ष, तो वर्ष की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन वही वित्तीय वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये वित्तीय वर्ष दोस्तों 1 अप्रैल से 1 मार्च तक क्या लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, वर्ष किसे कहते हैं, क्या होते हैं, फिर दोस्तों हम लोग और भी चीजों पर आगे बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं वस्तु और सेवा किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं वस्तु और सेवा किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु और सेवा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से समझना दोस्तों, मैं हेडिंग डाल रहा हूं वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग परिभाषा देखते हैं। वस्तु दृश्य होती है और जिसका बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, यानी वस्तु किसे कहते हैं? वस्तुएं दृश्य होती है, यानी जो दिखती है, और दोस्तों क्या होता है? उनका बाजार मूल्य होता है, उन्हें हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। सेवा की बात करें तो सेवा अदृश्य होती है, लेकिन उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है, उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है। ठीक है दोस्तों, बाजार मूल्य कैसा होता है? अवश्य होता है। तो ये दोस्तों था वस्तु और सेवा। तो वस्तु किसे कहते हैं? यानी वस्तुएं दृश्य होती हैं जिनका बाजार मूल्य होता है, उन्हें वस्तु में करते हैं।
और सेवाएं अदृश्य होती लेकिन उनका बाजार मूल्य अवश्य होगा, उनको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सेवाएं कहते हैं, सेवाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा दोस्तों वस्तु और सेवा क्या होती है और दृश्य और अदृश्य इन सभी पर चर्चा की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वस्तु और सेवा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं इसी जीडीपी में, जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता रहता है, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है, और वो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछता क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग हेडिंग डालते हैं मध्यवर्ती वस्तु। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। वस्तुओं में बात करें तो एक वस्तु होती है दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं। तो मध्यवर्ती वस्तु की बात करें दोस्तों तो वह वस्तु या कच्चा माल, वह वस्तु या कच्चा माल, वह वस्तु या कच्चा माल जिससे अंतिम वस्तु का निर्माण हो, जिससे अंतिम वस्तु का निर्माण हो, अंतिम वस्तु का निर्माण हो दोस्तों क्या कहलाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। यानी कि वे वस्तुएं या वे वस्तु या कच्चा माल जिससे हम अंतिम वस्तु प्राप्त कर सके, उनको दोस्तों हम लोग क्या, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे समझने का दोस्तों प्रयास करना, जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें जैसे दोस्तों गन्ना, और गन्ना से दोस्तों क्या बनाई गई, मान लेते गन्ना से हमारी क्या बनी, चीनी। ठीक है, तो ये जो आप गन्ना दोस्तों देख रहे हो, ये गन्ना हमारी कैसी वस्तु हो गई, मध्यवर्ती वस्तु हो गई, मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है दोस्तों, और जो चीनी बनी ये दोस्तों कैसी वस्तु हो गई, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, जो ये मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती, इसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब गन्ना दोस्तों खरीदा गया होगा तो उसका मूल्य पहले जुड़ गया होगा, लेकिन फिर अगर हम गन्ने से फिर चीनी बनाएंगे तो ये दोस्तों डबल बार क्या जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो अंतिम वस्तु दोस्तों मध्यवर्ती वस्तु गन्ना है, इसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि अंतिम वस्तु को जीडीपी में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती जिससे अंतिम वस्तु प्राप्त हो। तो यहां पर जैसे में गन्ना हमारी मध्यवर्ती वस्तु है, और इससे दोस्तों अंतिम वस्तु क्या प्राप्त हो रही, चीनी। तो चीनी को जीडीपी में शामिल करेंगे, लेकिन गन्ना को या मध्यवर्ती वस्तु को जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने दोस्तों देखा जीडीपी। तो चलिए दोस्तों पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास में दोस्तों मैंने चर्चा की जीडीपी किसे कहते हैं, घरेलू सीमा दोस्तों आप लोगों ने देखा, वित्तीय वर्ष देखा, वस्तुएं और सेवाएं देखी दोस्तों, मध्यवर्ती वस्तुएं देखी, और घरेलू सीमा में आप लोगों ने समझा क्या क्या चीजें थी। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीएनपी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आज की क्लास में दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो जीडीपी के बारे में, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और आपका परिवार दोस्तों बहुत अच्छा होगा। बाय बाय दोस्तों, टाटा।